इधर रजत खुशी से कह तो आया था कि वो चाहे तो घर चली जाए, लेकिन आज उसका खुशी के जाने के नाम से ही मन खिन्न हो रहा था। वो खुशी को जानना चाह रहा था, क्यों जानना चाह रहा था ये वो भी नहीं समझ पा रहा था। रजत ने अपना सिर झटका और खुद से ही बोला, मैं इस लड़की के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ। लगता है ये भी इसकी चाल है, मरने का झूठा नाटक करके मुझसे ज़्यादा पैसे लेना चाहती है। आखिर आजकल की औरतें तो होती ही ऐसी हैं, पैसा मिल जाए तो इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। रजत ने सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गया। तभी जॉली खाना लेकर आ गया तो रजत ने उसे घूर कर देखा। जॉली ने डरते हुए कहा, सर वो खुशी मैम ने भिजवाया है। रजत कुछ देर पहले खुशी की ही सोच रहा था। एक बार फिर खुशी का नाम सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वो खड़ा होकर बोला, इस लड़की को बाहर निकालो यार, अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है ये। रजत आगे बढ़ गया तो जॉली भी घबराकर उसके पीछे चल दिया। रजत हमेशा से अकेला ही रहा है। माता पिता ने बचपन में ही उसे अलविदा कह दिया था। कुछ वक्त तक दादाजी साथ थे, लेकिन वह भी बीमार हो गए और रजत फिर अकेला हो गया। अब जब रजत की ज़िंदगी में खुशी आ गई है तो खुशी के हर वक्त उसके आसपास रहने से रजत को चिढ़ होने लगी थी। वो उसे पास भी रखना चाहता था और दूर भी करना चाहता था। अक्सर अकेले रहने वाले लोग अपने आसपास ज़्यादा वक्त तक लोगों के रहने से असहज महसूस करते हैं। रजत के साथ भी यही हो रहा था। उसने खुशी से शादी इसलिए की थी ताकि वो एक बच्चा पा सके। उसे नहीं पता था कि किसी के आ जाने से उसके साथ रहना भी होगा। हाँ, अगर खुशी की जगह कोई और लड़की होती तो शायद रजत को ज़्यादा परवाह नहीं होती। रजत ऐसी ही लड़की चाहता था जो अपने काम से काम रखे और एक बच्चा देकर चली जाए। लेकिन खुशी उन लड़कियों में से नहीं है। वह इन सब बातों से बहुत दूर है। खुशी एक कमज़ोर सी, डरी सहमी रहने वाली लड़की है। अगर रजत उसके साथ ज़बरदस्ती भी करता है तो भी वह कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देना चाहती थी। खुशी ने जॉली के हाथों रजत के लिए खाना भिजवा दिया। खुशी को रजत ने बचा लिया था, इसलिए खुशी चाहती थी कि अब वह अपने आप को बिजी रखे और ऐसे ख्याल दिमाग में न लाए। उसने रजत के साथ साथ घर का ख्याल रखने की भी ठान ली थी, इसलिए अब वह एक कुशल गृहिणी की तरह सब काम निपटा कर ही रूम में जाना चाहती थी। उसने रजत के लिए खाना भिजवा दिया। दादाजी को वह पहले ही जॉली के हाथों खिलवा चुकी थी। वह अब खुद भी खाना चाहती थी, इसलिए वह हाथ धोने के लिए मुड़ी थी। खुशी ने देखा एक दो नौकर जो उसके साथ काम कर रहे थे वह भी जा चुके थे। रजत खुशी की ओर बढ़ रहा था तो खुशी ने एक नज़र रजत पर डाली और आगे बढ़ती हुई बोली, मैंने आपके लिए खाना भिजवा दिया था, आप यहाँ क्यों आए? कुछ चाहिए था तो मंगवा लेते ना। खुशी पहली बार बिना किसी झिझक के बोली थी, लेकिन इस पहली बार में ही उसके साथ जो होने वाला था उसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। रजत ने खुशी की बाजू को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बनाए रूल्स को तोड़ने की? मुझे खाना डाइनिंग टेबल पर चाहिए होता है, ऐसे किसी गवार की तरह रूम में नहीं। तुमसे दो चार बातें ठीक से क्या कर ली, तुम तो सर चढ़कर नाचने को तैयार हो गई। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, अभी के अभी तुम्हें जाना होगा। चलो। खुशी को कुछ समझ नहीं आया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही रजत उसे खींचकर बाहर ले जा चुका था। खुशी रजत के कहे शब्दों को याद करके उन्हें समझती, तब तक तो रजत उसे घर से बाहर गाड़ी तक ले आया था। रजत ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और खुशी को बैठने का इशारा किया। खुशी कुछ कहती उससे पहले ही रजत ने गुस्से से कहा, मैंने कहा गाड़ी में बैठो। खुशी गाड़ी में बैठ गई तो रजत ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और दूसरी ओर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी को खुशी के चाचा के घर दौड़ा दिया। कुछ देर तक खुशी कुछ नहीं बोली,
जब उसने महसूस किया कि वह उसके चाचा के घर छोड़ने जा रहा है तो उसने रजत के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जिससे रजत ने खुशी की ओर देखा। खुशी ने आंखें बंद की और लंबी सांस लेकर बोली, गाड़ी रोकिए। रजत ने घूर कर खुशी को देखते हुए कहा, अभी तुम्हारा घर नहीं आया है। खुशी ने भी रजत की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने कहा गाड़ी रोको। रजत ने एक किनारे पर गाड़ी रोक दी तो खुशी ने दरवाज़ा खोलना चाहा। तभी रजत बोल पड़ा, कहाँ जा रही हो? खुशी ने रजत की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह गाड़ी से उतरकर गाड़ी के सामने से होती हुई रजत की ओर आ गई। रजत की नज़र तब से खुशी पर ही थी। खुशी रजत के सामने आई और बोली, आप मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे थे ना, तो समझ ही लीजिए आपने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। अब आप जा सकते हैं। मुझे जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊँगी। रजत ने पहले तो खुशी को हैरान नज़रों से देखा, फिर हंसते हुए बोला, हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम जैसी लड़कियों के तो बहुत से घर होते हैं, कहीं कोई अच्छा सा लड़का मिला नहीं कि उसी का घर तुम्हारा घर बन जाता है। खुशी ने गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखकर उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, मिस्टर रजत सिंघानिया, यह आपका घर नहीं है और ना ही मैं अब आपकी पत्नी हूँ, क्योंकि आज और अभी आपने खुद मुझे छोड़ दिया है। इसलिए अब यह लेक्चर मुझे मत दीजिए। और हाँ, आपको ऐसी लड़कियां बहुत मिल जाएंगी जो एक रात के लिए आपके साथ सोकर आपको आपका वारिस दे सकेगी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरे कुछ अपनों की मेहरबानी है जो आज मैं इस हाल में हूँ। खैर, खुशी ने गाड़ी से हाथ हटाया और थोड़ी दूर होकर रजत को रास्ता दिखाकर बोली, जाइए, आज से आप मेरे कोई भी नहीं। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपने मुझे खुदकुशी करने से रोक लिया। रजत के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह वहाँ से मुड़कर वापस जाने लगा। कुछ दूर जाने पर खुशी के कहे शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, जो उसे बेचैन कर रहे थे। इसलिए उसने गाड़ी रोकी और आंखों को बंद करके बैठा रहा। इधर रजत के जाते ही खुशी लंबी लंबी सांसें लेने लगी और अपने आप को संभालने लगी। सिर्फ वही जानती थी कि रजत के सामने इतना बड़ा और कठिन लेक्चर उसने कैसे दिया था। हर वक्त चुप और डरी सहमी रहने वाली लड़की जब कुछ बोले तो उसके लिए अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। खुशी जब रजत से यह सब बोल रही थी तब उसे अंदर ही अंदर इतना डर और घबराहट हो रही थी कि उसके पैर कांप रहे थे और जुबान लड़खड़ा रही थी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके किसी से कुछ कहा और अब रजत के जाने के बाद अपने अंदर का वह डर और घबराहट बाहर निकाल रही थी। खुशी ने रजत को वापस तो भेज दिया था, लेकिन अब वह कहाँ जाएगी? उसके पास चाचा के घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन वहाँ भी वह नहीं जा सकती थी। लेकिन उसने मन ही मन कसम खाई थी कि चाहे उसकी मौत आ जाए, वह इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। और यही कारण है कि उसने हिम्मत की और रजत के सामने अपनी बात रखी। रात के 10 बजे थे। लोग अपने कामों से घरों की ओर जा रहे थे तो कुछ जा चुके थे। खुशी सड़क पर चलने लगी थी। जयपुर जैसे शहर में 10 बजे चलना आम बात थी, इसलिए खुशी को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। उसने अपने हाथ बांधे और सड़क के एक किनारे पर चलने लगी। रात को शहर में उसके पास एक जगह भी ऐसी नहीं थी कि वह वहाँ जाकर रात गुजार सके। कहाँ जाएगी वह और कहाँ जा रही है, यही सोच सोचकर उसका मन घबरा रहा था। लेकिन फिर भी वह हाथ बांधे चली जा रही थी। इधर रजत अपने आप से एक जंग लड़ रहा था। कभी उसे खुशी सही लगती तो कभी उसे वह गलत लगती। इसी उलझन में वह घर नहीं जा पा रहा था। रजत का दिल कहता कि खुशी ही उसके लिए बेस्ट लड़की है, जबकि दिमाग कहता यह लड़कियां भोली भाली बनकर ही ऐसे लड़कों को फंसाती हैं। अब रजत के दिल दिमाग में लड़ाई शुरू हो गई। दिल कह रहा था वह लड़की उन लड़कियों की तरह नहीं है जो पैसों और नाम के पीछे भागती हैं। दिमाग कह रहा था अगर ऐसा होता
तो वह उससे शादी ही क्यों करती, और वह कॉन्ट्रैक्ट उसका क्या। दिल बोला, कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी बना सकता है, कोई ज़बरदस्ती भी तो कर सकता है, क्या पता किसी ने ज़बरदस्ती साइन करवाए हों। दिमाग बोला, ऐसा कुछ नहीं है, उसका चाचा ही उसके साथ ऐसा क्यों करेगा, वह एम्प्लॉय है तेरा, तू अच्छी तरह से जानता है उसे, ऐसा नहीं कर सकता वह। दिल बोला, और खुशी, उसको भी तो जान गया है ना, कितनी मासूम और डरपोक सी लड़की है, और उसकी बातों से समझ आता है कि वह कितनी सताई हुई है। दिमाग बोला, यह लड़कियां भोलेपन का फेस दिखाकर ही तो लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं। फिर दिल ने कहा, नहीं, खुशी उनमें से नहीं है। दिमाग बोला, नहीं, वह ऐसी ही है। रजत एक अजीब सी उलझन में उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। इसलिए उसने गाड़ी को घुमाया और वापस उस ओर चल गया जहां खुशी को छोड़कर आया था। जब रजत उस जगह पहुंचा तो खुशी को वहां न पाकर हंसकर बोला, लगता है किसी चाहने वाले के साथ चली गई है। रजत कुछ देर वहीं रुका और गाड़ी को वापस मोड़कर घर चला गया। जब वह कमरे में आया तो जॉली का लाया हुआ खाना देखकर उसे फिर से खुशी की याद आई और उसके साथ ही गुस्सा भी आया। उसने जॉली को आवाज़ लगाई लेकिन जॉली नहीं आया, तो रजत ने खाने की थाली को उठाकर रूम से बाहर फेंक दिया और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। रजत ने खुद से कहा, अब जब वह चली गई है तो मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। रजत जैसे ही लैपटॉप खोलकर बैठा, उसका अक्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। रजत ने अपने आप को घूरकर देखा और गुस्से से बोला, अब क्या है, तुम्हारे शब्दों पर हंसी आ रही है, चली गई है। वह चली नहीं गई, तू छोड़कर आया है, रजत के अक्स ने हंसते हुए कहा। रजत बोला, मैं तो उसे उसके घर लेकर जा रहा था, अब वह बीच रास्ते में ही कहीं और चली गई, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब वह उस घर में नहीं जाना चाहती जहां से उसकी शादी नहीं की गई, बल्कि उसे बेचा गया है। रजत के अक्स ने अपने हाथ बांधकर कहा। रजत कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। क्या जितने दिनों वह तेरे साथ रही कुछ मांगा उसने, किसी भी चीज़ की मांग की, कहीं गई। अगर उसे जाना होता तो कितने ही मौके थे उसके पास जाने के, और फिर तेरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वह कहीं भी जा सकती है ना, कुछ भी कर सकती है। यह तो उसे भी पता होना चाहिए था। क्या तेरे कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें उसे पता थीं? क्या उसने कभी भी ऊंची आवाज़ में बात की? आज जब वह पहली बार एक पत्नी की तरह तुझे खाना दे रही थी तो तूने उसे घर भेजने की सोची। जब वह नहीं थी तब तुझे किसी अपने की तलाश थी। जब कोई अपना बनकर आया तो तूने उसे बेइज्जत करके बाहर कर दिया। जब अकेले ही रहना था तो शादी ही क्यों की, किसी भी लड़की के साथ एक रात सोकर वारिस ले लेता। रजत के अक्स ने कहा। रजत ने कहा, लेकिन वसीयत के मुताबिक पत्नी भी होनी चाहिए, और ऐसी वैसी लड़की कभी पत्नी बनकर नहीं रह सकती, सिर्फ खुशी रह सकती है, क्योंकि वह ऐसी वैसी नहीं है। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो वह चली गई है। आज रात न जाने कहाँ गुजारेगी बेचारी, पता नहीं सुबह तक बचेगी भी या नहीं। दिन में ही उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, अब तो पक्का किसी ट्रेन या ट्रक के आगे कूद जाएगी। कल सुबह का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना, क्योंकि कल एक मासूम और बेचारी लड़की की खबर आने वाली है। ऐसा कहकर रजत का अक्स गायब हो गया और रजत के मन को फिर से बेचैन कर गया। इधर खुशी चले जा रही थी तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो डर गई और सामने वाला इंसान बेशर्मी से मुस्कुराने लगा। रजत और खुशी का रिश्ता अभी ठीक से बंधा भी नहीं था कि कच्चे धागे सा टूट गया। खुशी अपने घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने अकेलेपन का रास्ता चुना।
रजत ने भी उससे फोर्स नहीं किया, वह उसे छोड़कर जा चुका था। खुशी रास्ते पर चलते हुए यह सोचने लगी कि अब वह कहाँ जाएगी, आज की रात कैसे गुजारेगी। यह दुनिया बड़ी तो है लेकिन इंसानियत अब नहीं है। खुशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह चले जा रही थी। अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसके साथ साथ एक परछाई और चल रही है। खुशी का दिल घबरा गया, उसे बहुत डर लगने लगा था। वह चलते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर मन ही मन बोली, नहीं, मुझे डरना नहीं है, यह मुझे करना ही होगा। ऐसे डर कर रही तो यह दुनिया जीने नहीं देगी। यह सोचकर खुशी अचानक से रुककर पीछे मुड़ी तो देखा सामने खड़ा शख्स उसे देख मुस्कुरा रहा था। खुशी ने जैसे ही उसे देखा, वह मुंह लटकाकर एक और गहरी सांस छोड़कर बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सामने खड़ा शख्स बोला, हाँ, तो डरना चाहिए। तुम्हें कहाँ चलना है? अब खुशी भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जहाँ तुम चाहो। इधर जब रजत को चैन नहीं मिला तो वह फिर से गाड़ी लेकर सड़क पर आ गया और ठीक उसी जगह आकर रुका जहाँ उसने खुशी को छोड़ा था। लेकिन खुशी यहाँ से बहुत वक्त पहले चली गई थी, इसलिए रजत को उसका कोई निशान नहीं मिला। रजत ने कुछ आगे तक देखा लेकिन खुशी उसे कहीं नहीं दिखाई दी। लगभग 2 घंटे सड़कों पर दौड़ने के बाद भी जब रजत को खुशी नहीं मिली तो उसने कार को खुशी के चाचा के घर की ओर मोड़ लिया। रात के 12 से ऊपर का वक्त हो चुका था। एक बार फिर रजत ने खुशी के चाचा के घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर तक वह दरवाज़ा नहीं खुला तो रजत ने फिर से ज़ोर ज़ोर से बैल बजाई और आखिर में उसने बैल को तोड़ दिया, जिससे घर के अंदर सभी लोग बैल की आवाज़ से परेशान होकर नींद से जाग चुके थे और गुस्से में अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। रजत अभी भी बाहर ही खड़ा था कि 3-4 लड़के लोग उसके पास आकर खड़े हो गए और बोला, सर, आप कहें तो दरवाजे को तोड़ दें। रजत ने हामी भरी तो एक लड़का आगे बढ़ा ही था कि दरवाज़ा खुल गया। अंदर से साड़ी पहने एक पतली सी लड़की बाहर आई और हाथ जोड़कर बोली, आप कौन हैं साहब? इतनी रात को क्या चाहिए आपको? रजत ने लड़की को एक और किया और अंदर आ गया। लड़की ने भी कोई विरोध नहीं किया, वह भी सबके साथ अंदर आ गई। खुशी के चाचा चाची रजत को देखकर सकपका गए और घबरा कर बोले, आप इतनी रात को यहाँ? रजत सीधे खुशी के चाचा विश्वास के पास गया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, खुशी कहाँ है? विश्वास ने अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा, कहाँ है? आपके साथ होगी ना। रजत कुछ कहता उससे पहले ही अंदर से एक लड़का बाहर आते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरे पापा से ऐसे बिहेवियर करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लड़का बोलता हुआ रजत के पास आया तो विश्वास ने उसे दूर करते हुए कहा, मनन, तुम अंदर जाओ। लेकिन लड़का मनन रजत के पास आकर उसका हाथ विश्वास से दूर करते हुए बोला, होत कौन तुम और मेरे घर आकर मेरे ही घर वालों को ऐसे बिहेव करने का कारण जान सकता हूँ मैं? रजत ने मनन को इस घर में आज ही देखा था तो उसने विश्वास की ओर देखकर कहा, तो यह तेरा बेटा है? अच्छी बात है। अब तो तू क्या तेरी डेड बॉडी भी बताएगी कि खुशी कहाँ है। रजत ने अपने साथ लाए लड़कों की ओर इशारा किया तो एक लड़के ने आगे बढ़कर मनन को मारना चाहा। तभी मनन ने लड़के का हाथ पकड़कर रजत को देखते हुए कहा, तुम खुशी को कैसे जानते हो और मेरे पापा से क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? वह तो अपने मामा के यहाँ गई है ना। रजत मनन की बात सुनकर हंसते हुए बोला, तू तो अभी बच्चा है रे, मतलब तुझे तेरे ही घर की बातें नहीं बताई गई हैं। रजत ने अपने आदमी को पीछे हटने का इशारा किया और मनन की ओर देखकर सीरियस होकर बोला, खुशी मेरी पत्नी है। मनन हैरानी से रजत को देखते हुए बोला, पत्नी? लेकिन खुशी की शादी कब हुई तुम्हारे साथ और वह है कहाँ? मना रही होगी कहीं रंगरेलियां अपने यार के साथ। विश्वास की पत्नी और मनन की मां नीलम हाथ बांधे खड़ी थी।
वह बिना किसी भाव के बोली थी, माँ आप जानती हैं खुशी ऐसी बिल्कुल नहीं है, आप उससे इतनी नफरत क्यों करती हैं। मनन अपनी माँ से नाराज होते हुए बोला। नीलम मनन के पास आकर उसके गाल को छूकर बड़े प्यार से बोली, बेटा तू नहीं जानता उसे, वह ऐसी ही है। अब देख उसने पैसों के लिए इनसे शादी कर ली, अब जब इनसे मन भर गया तो इन्हें छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई है। अब तू ही बता, अगर वह ऐसी लड़की नहीं होती तो कहीं जाती क्या। मनन ने गुस्से से नीलम का हाथ झटक दिया और बोला, अगर भगवान भी आकर कहे कि खुशी ऐसी है तो भी मैं नहीं मान सकता। और आप लोगों ने उसकी शादी भी कर दी, मुझे बताया तक नहीं। बहन है वह मेरी, अरे मैं ही तो था उसकी दुनिया में जो सुनता था। आपने यह अच्छा नहीं किया मेरे साथ, इसके लिए मैं आप सबको कभी माफ़ नहीं करूँगा। रीमा मनन की ओर बढ़कर उसे एक फाइल थमाते हुए बोली, यह ले तू खुद ही देख ले, तेरी बहन का किया कॉन्ट्रैक्ट। रजत के दिमाग में कुछ कौंध गया, क्योंकि वह फाइल तो रजत ले जा चुका था, तो यह कौन सी फाइल थी। लेकिन फिर भी रजत चुप रहा। तभी रीमा बोली, यह कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जो मैंने करवा ली थी, ओरिजिनल इनके पास है। रीमा ने रजत की ओर इशारा किया। मनन ने कॉन्ट्रैक्ट देखा, फिर मुस्कुराने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, तुम लोगों ने तो मुझे सच में बच्चा ही समझ रखा है। मनन ने गुस्से में उस फाइल को फाड़ दिया और उसे ज़ोर से ज़मीन पर पटकते हुए बोला, यह सिग्नेचर खुशी के नहीं हैं, यह उससे ज़बरदस्ती करवाए गए हैं। मुझे नहीं पता यह किसने किया, लेकिन जिस दिन पता चला ना, मैं वह करूँगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं आप लोगों की खुशी की वजह से बाहर गया था, लेकिन अब बस, अब मुझे मेरी बहन चाहिए, बताओ कहाँ है वह। रजत ने जब मनन की बातें सुनी तो उसका दिल घबरा गया। खुशी की चुप्पी पर उसे यकीन होने लगा था और उसका मासूम चेहरा उसके सामने आने लगा था। तभी नीलम बोली, मनन तू उस लड़की के लिए अपने माँ पापा के साथ लड़ रहा है, भूल मत वह सौतेली बहन है तेरी। मनन बोला, जानता हूँ मैं माँ, लेकिन वह कभी मुझे सौतेली लगी ही नहीं, बल्कि सौतेली जैसे व्यवहार तो आपने किया है मेरे साथ। मनन ने उदास होकर कहा, वह अच्छी लड़की नहीं है मनन, यकीन कर मुझ पर। नीलम अपने बेटे को अपनी ओर करने के लिए बोली। बस करिए मेम साहब, और कितना गिरेंगे आप। सब लोग आपको जितना बुरा खुशी दीदी के साथ करना था आपने कर लिया है। अब तो वह पराई हो चुकी हैं, अब तो उसके बारे में गलत बोलना बंद कर दीजिए। लड़की जिसने कुछ देर पहले दरवाज़ा खोला था, उसने नीलम की आंखों में आंखें डालकर कहा। नीलम गुस्से से लड़की रोशनी को देखकर बोली, तू चुप कर, काम वाली है, काम वाली बन कर रहे, हमारे घर के मामले में टांग मत अड़ा। क्यों, मैं टांग क्यों ना अड़ाऊं, आप मुझे काम से निकाल देंगे। अरे आप क्या निकालेंगे, अब तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं अभी तक यहाँ इसलिए थी क्योंकि यहाँ खुशी दीदी रहती थी। अभी मैं खुशी दीदी का इंतज़ार कर रही थी कि वह आएंगे तो उनका दुख बांट लूँगी, क्योंकि शादी तो उनकी मर्ज़ी से हुई नहीं थी ना। आपने तो बहुत सारे पैसे लेकर बेच दिया उन्हें। और यह रोशनी ने रजत की ओर इशारा करके कहा, यह उनके खरीदार साहब, जब आपने उन्हें खरीद ही लिया था तो उसे यहाँ ढूंढने क्यों आए हैं। दुकान से खरीदा सामान अगर खो जाए तो क्या दुकान पर जाकर पूछते हैं, आपके यहाँ आया होगा। खुशी दीदी के लिए यह घर दुकान ही की तरह है, वह मर जाएगी लेकिन यहाँ कभी नहीं आएगी। रोशनी की घृणित नज़र रजत को बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन वह कुछ बोल भी नहीं पाया था। नीलम ने आगे बढ़कर रोशनी को मारना चाहा, लेकिन मनन ने बीच में आकर उनका हाथ पकड़ लिया और उस पर विफरते हुए बोला, माँ आप लोगों ने तो सारी हदें ही पार कर दी। रोशनी जोर जोर से हंसने लगी। वह पागलों की तरह हंसते हुए बोली, हद हद तो इन्होंने बहुत पहले पार कर दी थी, अब तो बस अपने पाप के घड़े को भरने के लिए कर्म कर रहे हैं। यह लो,
रोशनी ने नीलम की ओर देखकर कहा, मैम साहब, आप मुझे एक बात बताइए, खुशी दीदी ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उनके साथ ऐसा किया? अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। आपकी भी तो एक बेटी है ना, उसके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? खुशी दीदी के तो माँ नहीं है, लेकिन तुम तो एक माँ हो ना। नहीं, तुम माँ नहीं हो सकती। माँ? रोशनी यह कहकर जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए वहीं बैठ गई। रजत ने यह सब देखा तो वह अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगा। उसे रोशनी के शब्द अंदर ही अंदर छलनी कर रहे थे। वह किसी लड़की के साथ ऐसा तो कभी नहीं कर सकता था जो उसने कर दिया था। खुशी एक बहुत ही अकेली, कमज़ोर, बेसहारा लड़की थी जिसकी शादी ज़बरदस्ती की गई थी, जिसे हर वक्त टॉर्चर किया गया था, और रजत भी उनमें शामिल हो गया था। उसने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। मनन ने रोशनी को उठाया और बोला, रोशनी दी, आपको पता होगा ना खुशी कहाँ चली गई है? कभी तो कुछ बताया होगा आपको कि कभी ऐसा हुआ तो वह वहाँ चली जाएगी। रोशनी ने सिर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मनन, वह एक जिंदा लाश थी। जैसे लाश बातें नहीं करती, वैसे वह भी आखिरी में बातें नहीं करती थी। मुझे उन्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों गई उन्हें छोड़कर? अरे यह लोग इंसान नहीं, हैवान हैं, हैवान। रजत रोशनी की बातें सिर्फ सुन सकता था, उसे रोते हुए देख सकता था, लेकिन वह कर कुछ भी नहीं सकता था, क्योंकि किसी को नहीं पता था खुशी कहाँ गई होगी। रजत वहाँ से जाने के लिए मुड़ा ही था कि रोशनी ने उसे पीछे से कहा, साहब, आप खुशी दीदी को ढूंढने की नाकाम कोशिश मत करिएगा। अगर वह मिल भी गई तो वह कभी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आप उसकी कहानी जानते नहीं हैं, उसके साथ क्या क्या हुआ है। वह दर्द आप कभी सुन भी नहीं पाएंगे, उन्होंने तो ऐसा सहा है। रजत के कदम रुक गए। वह मुड़कर रोशनी की ओर बढ़ गया तो रोशनी ने डर के मारे अपने कदम पीछे लिए, तो रजत वहीं घुटने के बल बैठकर रोशनी के आगे हाथ जोड़कर बोला, मुझे खुशी के बारे में सब जानना है। मैं किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता हूँ। आप मुझे शुरू से अंत तक सब बता दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं किसी तरह का कोई सवाल नहीं रखना चाहूँगा। जाने अनजाने में मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। रोशनी खाली और हैरान सी रजत को देखने लगी थी। उसने जो रजत के बारे में सुना था और जो उसने देखा था, यह रजत उस रजत से बिल्कुल अलग था। जो इमेज लोगों की नज़रों में रजत की बनी थी, वह रजत आज कहीं दिखाई नहीं दिया। रोशनी भी रजत के इस रूप को देखकर भावुक होकर बोली, खुशी दीदी का रेप हुआ था। रजत को आज एहसास नहीं बल्कि यकीन हो गया था कि खुशी उन लड़कियों में से नहीं है जो पैसे और नाम के पीछे भागती हैं। वह तो एक सीधी सी और हर वक्त डरी सहमी रहने वाली लड़की है। रोशनी आज खुशी के अतीत के पन्ने रजत के सामने खोलने वाली थी। रोशनी के कुछ शब्द सुनकर रजत के दिल में एक टीस सी उठी, जो शायद कोई भी सुनता तो उसे भी वही दर्द होता जो रजत और मनन को हुआ। हाँ, मनन ने भी आज खुशी के इस दर्द को सुना था, जो खुशी की परवाह करता है और उसके दर्द में शामिल रहता है। रोशनी ने कहा, खुशी का रेप हुआ था तो नीलम का चूल्हा सफ़ेद पड़ गया, और वह हकलाते हुए बोली, ए लड़की चुप कर। रोशनी ने नीलम को आंखें दिखाकर कहा, बहुत चुप रह ली मैं, अब और नहीं। आज मैं सबकी हकीकत सामने लाकर रहूँगी। खुशी का भी हंसता खेलता एक परिवार था, जिसमें उसके माँ, पापा और वह थी। उसके पिता जय और माँ प्रिया की इकलौती संतान थी। वह जय और प्रिया दोनों ही उसे अपनी बेटी नहीं, बेटा मानते थे। जय की तो जान थी वह, और खुशी चुलबुली और हमेशा शरारत करती रहती थी। लेकिन कभी कभी वक्त मासूमियत और बचपना छीन लेता है।
बचपन में ही खुशी के माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और खुशी अकेली रह गई। कहने के लिए तो उसके परिवार में चाचा चाची थे, लेकिन माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता। चाचा चाची ने खुशी के पिता के नाम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी चाहिए, लेकिन खुशी के 18 साल होने से पहले वह कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने खुशी को अपने पास ही रख लिया और नीलम कुछ दिनों तक तो उसके साथ ठीक तरह से रही, लेकिन फिर उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। खुशी रीमा और मनन के साथ स्कूल जाती थी। रीमा हमेशा से उससे चिढ़ती थी और उसे नीचा दिखाती, लेकिन मनन हमेशा खुशी का साथ देता था। लेकिन रीमा के बड़ी होने से वह भी कभी कभी चुप रह जाता था। खुशी अब वह खुशी नहीं रही थी, वह शांत और डरपोक रहने लगी थी। और फिर वह दौर शुरू हुआ जब खुशी ने मौत की दुआएं मांगी। यह बर्तन क्या तेरा बाप धोकर जाएगा? नीलम खुशी पर हंसते हुए बोली। जी चाची, मैं धो देती हूँ। खुशी अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी और उसके कंधे पर बैग टंगा था। खुशी 12th क्लास में हो गई थी। वह सुबह घर के अधिकतर काम करके स्कूल जाती थी। वहीं रीमा और मनन उठते और तैयार होकर स्कूल जाते। उसके उलट खुशी घर में सबसे पहले उठती और सबसे बाद में सोती। आज खुशी थोड़ी लेट उठी तो कुछ काम रह गए थे और वह तैयार होकर जाने लगी थी कि नीलम ने उसे बर्तन साफ करने के लिए बोल दिया। इधर मनन खुशी का इंतजार करते करते थक गया और वह चला गया। अब खुशी ने जब तक सब बर्तन साफ किया तब तक 8 बज चुके थे और वह लेट हो चुकी थी। अभी भी उसे स्कूल तक पहुंचते पहुंचते 15 मिनट लगने वाले थे, इसलिए वह स्कूल के लिए रवाना हुई और 8:15 तक पहुंच गई, जहां उसे पनिशमेंट मिली। लेकिन फिर भी खुशी ने हिम्मत नहीं हारी। स्कूल से घर आकर उसने बैग रखा ही था कि नीलम उससे बोली, जाकर चाय बना और बर्तन रखे हैं, उनको साफ कर देना। खुशी ने बैग रखा और यूनिफॉर्म चेंज किए बिना ही किचन में चली गई। कुछ देर में वह नीलम के लिए चाय बनाकर लाई तो नीलम ने खुशी को घूरते हुए चाय का कप लिया और उसका एक सिप लेकर बुरा सा मुंह बनाकर खड़ी हो गई। नीलम ने चाय को खुशी के हाथ पर फेंक दिया, जिससे खुशी जोर से चिल्लाई। तभी मनन और रीमा दौड़ते हुए आए। मनन ने खुशी का हाथ देखा तो वह लाल हो चुका था, जिससे मनन ने नीलम की ओर देखकर कहा, मम्मा, यह क्या किया आपने? आप ऐसा क्यों करती हैं? वह सारे काम करती तो है, आप उसे परेशान करती रहती हैं। नीलम ने कप को टेबल पर जोर से पटक कर कहा, मुझे चाय में चीनी बहुत कम चाहिए होती है और यह हमेशा ज़्यादा डालकर लाती है। खुशी अपने हाथ को पकड़कर रोए जा रही थी क्योंकि उसका हाथ जल रहा था। तभी नीलम ने रोती हुई खुशी के गाल पर एक थप्पड़ रख दिया और बोली, रोकर किसको दिखा रही है? तेरे रोने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता है, समझी? जाकर काम कर। मनन ने नीलम को गुस्से में देखकर कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है माँ, और आज से अगर आपने खुशी के साथ ऐसा कुछ भी किया तो मैं वह करूँगा जो आप सोच भी नहीं सकती। मनन खुशी को वहाँ से लेकर जाने लगा तो नीलम ने कहा, मनन, तू इस लड़की के लिए अपनी माँ से बहस कर रहा है? तू तो अभी से जवाब देने लगा है, आगे चलकर पता नहीं क्या क्या करेगा। मनन कुछ नहीं बोला। वह खुशी को उसके कमरे में ले गया और उसके हाथ पर दवा लगाते हुए बोला, सॉरी खुशी, मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर देना। खुशी कुछ नहीं बोली, वह बस मुस्करा दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि मनन की यह परवाह उसके लिए बहुत बुरी साबित होने वाली थी। मनन की परवाह ने खुशी को उसके इकलौते साथी को उससे दूर कर दिया था। हाँ, विश्वास और नीलम ने मनन को पढ़ने के लिए शहर से दूर भेज दिया ताकि वह खुशी के करीब ना रह सके और ना ही उसके रास्ते में आ सके। मनन चला गया। अब खुशी अकेली रह गई थी। विश्वास, नीलम और रीमा तीनों एक जैसे थे। रीमा अपने माँ के सिखाए रास्ते पर चल रही थी। वह भी खुशी को सिर्फ एक नौकर ही समझती थी।
उससे अपने सारे काम करवाती थी, यहाँ तक कि अपने स्कूल का काम भी खुशी से ही करवाती। खुशी अब 12th के एग्ज़ाम दे चुकी थी और वह पास हो चुकी थी। खुशी पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन वक्त न मिल पाने से वह ज़्यादा नंबर नहीं ला सकी। स्कूल से आकर वह घर के कामों में लग जाती और रात 10 बजे बाद पहले रीमा का काम करती, उसके बाद खुद का। सुबह फिर से काम करना पड़ता, इसी वजह से वह पीछे रह गई। लेकिन फिर भी उसे ज़िंदगी से अभी तक कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसके पिता की डायरी जो वह हर वक्त अपने पास रखती थी, जिसमें वह जिंदगी की बहुत सी बातें पढ़ती थी जो जय ने अपने बच्चों के लिए लिखी थी। खुशी अपने पिता की आखिरी निशानी लेकर ही संघर्ष कर रही थी। जय की डायरी की चंद बातें जो उसके जहन में चलती रहती थीं, जिंदगी बहुत अनमोल है, यूं मानो खुशी संघर्ष ही जिंदगी है, कभी संघर्ष से घबराना मत। यही वजह थी कि वह कभी हताश नहीं हुई। जब भी हताश होती, अपने पापा की डायरी को लेकर बैठ जाती और हर अगले पन्ने पर उसे उत्साह मिलता था। खुशी अब 17 साल की हो गई थी। वह कॉलेज के दौर में आ गई, लेकिन नीलम ने साफ मना कर दिया कि वह कॉलेज नहीं जाएगी, घर में रहकर काम करेगी और रीमा कॉलेज जाएगी। लेकिन खुशी कॉलेज जाना चाहती थी, इसलिए उसने नीलम से कहा, चाची जी, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, मैं सारे काम करके जाया करूँगी, आप प्लीज़ मुझे कॉलेज जाने दें। लेकिन नीलम ने उसे साफ मना कर दिया तो खुशी अपने कमरे में आकर बैठ गई। वह जी भरकर रोई और अपने पापा की डायरी को लेकर बैठ गई। आज के पन्ने पर लिखा था, बेटा, जब कभी तुम्हारे मन का ना हो तो समझ लेना कि अब तुम्हारे आराध्य के मन का होने वाला है, इसलिए कभी ऐसा हो तो वह होने देना जो हो रहा है। खुशी ने डायरी को बंद किया और उस पर अपना सिर रखकर सो गई। लगभग 1 घंटे बाद उसे नीलम की आवाज़ सुनाई दी, ओ महारानी, चल उठ, अब कपड़े धोने हैं, सुलाने के लिए नहीं रखा है तुम्हें। खुशी उठी और डायरी को एक ओर रखकर नीलम को बिना देखे ही बाहर जाने लगी तो नीलम ने उसे रुकने के लिए कहा। खुशी रुक गई तो नीलम उसके पास आई और खुशी का जबड़ा पकड़कर बोली, यह जो तेरा ना देखने का नाटक है ना, यह मेरे सामने नहीं चलने वाला। ज़्यादा अकड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझी। खुशी ने नीलम को आज पहली बार ऐसा करते देखा था, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो नीलम ने उसके मुंह को भींचते हुए कहा, खबरदार, जो एक भी आंसू निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुशी कुछ नहीं बोली तो नीलम ने उसे छोड़कर दूर कर दिया और बोली, जाकर कपड़े धो। खुशी बाथरूम में जाकर कपड़े धोने लगी। आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे और वह कपड़े धोए जा रही थी। उसे अपने माँ पापा की याद आ रही थी, जिससे वह और ज़्यादा रोने लगी। कभी वह रुक जाती तो कभी लग जाती। उसने कपड़े धोए तब तक शाम हो चुकी थी। अब नीलम ने आदेश दिया कि खाना बना ले, तो खुशी किचन में चली गई। उसके आते ही रीमा बोली, सुन, मेरे लिए कॉफ़ी बना दे। अभी खुशी ने धीरे से कहा, मुझे खाना बनाना है। तभी रीमा ने उसे घूर कर देखा और कुटिलता से मुस्करा कर बोली, पहले तो तू कॉफ़ी ही बनाएगी। तभी रीमा जोर से बोल पड़ी, मम्मा, खुशी मेरे लिए कॉफ़ी नहीं बना रही। नीलम दनदनाती हुई किचन में आई और खुशी के बाल पकड़कर बोली, जब वह कह रही है कॉफ़ी पीनी है तो बना क्यों नहीं रही। खुशी ने फिर कहा, लेकिन मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नीलम ने खुशी के बालों को छोड़ दिया और उसके एक जोरदार तमाचा रख दिया, जिससे कमज़ोर खुशी एक ओर गिर गई। उसे यह बिल्कुल भी आवाज़ नहीं था कि नीलम उस पर हाथ भी उठा सकती है। खुशी के आंसुओं का सैलाब एक बार फिर हाजिर था। खुशी अब कॉफ़ी बना रही थी। नेहा और रीमा दोनों बाहर सोफे पर बैठी एक दूसरे से बातें कर रही थीं। खुशी ने कॉफ़ी बनाई और रीमा को ले जाकर दी। खुशी
वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रीमा ने कहा, रुक खुशी। रुक गई तो रीमा ने एक सिप लिया और मुंह बनाकर बोली, यह कॉफ़ी बनाई है, इतनी कड़वी, सारा मुंह कड़वा कर दिया। खुशी ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैंने तो अच्छी ही बनाई थी, यह कड़वी पता नहीं कैसे। खुशी पूरा वाक्य बोल भी नहीं पाई थी कि रीमा ने कॉफ़ी का कप खुशी के हाथ पर उड़ेल दिया, जिससे खुशी जोर से चिल्ला पड़ी। तभी नीलम बोली, अब कड़वी कॉफ़ी बनाई है तो सज़ा तो मिलेगी ही। खुशी ने अपने जले हुए हाथ को देखा और रूम की ओर भागी। तभी नीलम ने उसे रोक दिया और डांटती हुई बोली, मुझे भूख लगी है, आधे घंटे में मुझे खाना डाइनिंग टेबल पर चाहिए, समझी। खुशी पूरी तरह कांप रही थी। एक तो वह पहले ही कमज़ोर थी, ऊपर से सारे दिन काम और फिर जलने का दर्द, यह सब वह सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए फिर उसके आंसुओं का सैलाब टूटा और वह रोती हुई किचन में चली गई। उसके जाते ही नीलम ने रीमा की ओर आंख मार के कहा, क्या एक्टिंग की है मेरी बेटी ने। रीमा ने अपनी शर्ट के कॉलर को पकड़कर कहा, आखिर बेटी किसकी हूँ। वैसे मम्मा काफ़ी मस्त थी, मन तो कर रहा था पी जाऊं, लेकिन फिर मज़ा कैसे ले पाते हम। नीलम मुस्करा दी। खुशी ने सबके लिए जले हुए हाथ से खाना बनाया और अपने कमरे में जाकर उस पर दवा लगा ली। भूख तो उसकी मर चुकी थी, इसलिए उसने रूम को अंदर से बंद कर लिया ताकि कोई आ ही ना सके, और बैठ गई अपनी एकमात्र सहारा डायरी को लेकर, जिसमें लिखा था, जानता हूँ मेरी जान, बहुत मुसीबत में हो तुम। यकीन मानो अगर मेरा आना मुकम्मल होता तो मैं आज तेरे साथ खड़ा होता, लेकिन तू हिम्मत ना हारना, लड़ना, तू सबसे लड़ना। एक दिन आएगा जब कोई तेरे लिए लड़ेगा, बस तू हिम्मत ना हारना मेरी जान। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।